हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि 2019 केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को। और मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों को दो वीडियो लेक्चर सीरीज 2019 केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके बना दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप जरूर पकड़िए। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एमएससी एंट्रेंस के जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं ये ऑलमोस्ट सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। मतलब आप अगर बीएचयू एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए और या फिर डीयू के सॉल्व करिए या फिर जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी है या राजस्थान है, कोई भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर आते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं। अब जैसे ये मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहा हूं कि कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए इस रिडक्शन पोटेंशियल से चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो उसने क्वेश्चन पूछना ही है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन इतने मोलर Fe2+ एंड 0.2 मोलर Fe3+। तो देखिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए था। ये क्या कह रहा है कि Fe3+ अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका रिडक्शन होगा, राइट, वो जाएगा Fe2+ में। Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 मोलर 2.0 मोलर, जबकि आपका Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन है कितना, 0.02 मोलर, राइट। अब देखिए हाफ सेल का बस यहाँ फॉर्मूला लगाना है आपको और Fe3 से Fe2 का आपको जो है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है। तो आप ये देखो कि ई सेल जो होता है ये होता है E0 सेल माइनस 0.059, अगर आपको फार्मूला याद है तो, डिवाइडेड बाई n प्लस लॉग ऑफ। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जैसे यहां पर रिड्यूस्ड स्पीसीज, जैसे यहां पे मैंने लिया ना +3 एक इलेक्ट्रॉन लेकर के +2 में जाता है। तो जो ये क्या हुआ आयन, ये Fe3+ ऑक्सीडाइज स्पीसीज है, Fe2+ रिड्यूस्ड स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये रिड्यूस हुआ है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+, यही फॉर्मूला आपको बस लगाना है। देखिए E0 सेल दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, यहां पर दे दिया गया है 0.77, 0.059 n की वैल्यू आपको फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां आपको क्लियरली दिख रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 1 हो गई। अब Fe2+ का कंसंट्रेशन दिया है, Fe3+ दिया है, तो कितना इजी क्वेश्चन है ये, आपको बस न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व कर लेना है। बस 0.771 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 1 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। देखो Fe2+ का कितना है, 2 है, अपॉन में कितना है 0.02। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 का लॉग लोगे तो 10 की पावर 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 7.771 माइनस 0.059 इंटू 2 कर दीजिए आप, तो सिंपल ये हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 0.771 में से ये जो क्वांटिटी है ये माइनस हो जाएगा इतना, तो ऑलमोस्ट ये 0.65 के आसपास जो है ये आएगा। तो एक बार आप इसको जरूर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा आपका 9 दूना 18 और हासिल 1, तो 5 दूना 10 11 और ये तो 0.118 और यहाँ है आपका 0.771, राइट। अब देखिए यहाँ से आप इसको सिंपली जो है यहाँ से आप घटा दीजिए इसमें से, तो ये 3 आएगा और यहाँ से 5 आएगा और ये 6 आएगा, तो 0.653, मतलब ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, राइट। तो देखिए इजी क्वेश्चन था, बस आपको सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना था कि कैसे ये प्रोसीड करें, राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए कोई भी ऑपरेटर लीनियर तभी होता है कि जब वो जैसे किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, जैसे मान लो fx प्लस gy, इस पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा हूं, मान लो ddx, ठीक है। तो अगर ये ddx को मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूं तो इसकी जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो ddx ऑफ fx प्लस ddx ऑफ
एफ वाई, ये दोनों के डिफरेंशिएशन के सम के इक्वल होना चाहिए, इनका सम का डिफरेंशिएशन। या तो एक क्राइटेरिया ये है, दूसरा ये है कि ये डी डी एक्स इस फंक्शन पे अप्लाई हो और इसके साथ कुछ कांस्टेंट मिले प्लस डी डी एक्स आप समथिंग, मान लीजिए आप यहाँ पर किसी फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए एफ एक्स पे अगर आप ये डी डी एक्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसका कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, इसको आइजन वैल्यू बोलते हैं, और ये आपका फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो ये दो क्राइटेरिया अगर फॉलो होते हैं तो उनको बोलते हैं हम लीनियर ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पर आप अगर चाहो तो डिफरेंट फंक्शन ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर एफ एक्स और जी वाई की जगह मैं मान लो एक्स प्लस वाई ले रहा हूँ, तो आप सिंपल अगर यहाँ से डी डी एक्स अगर अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखेंगे इधर तो डी डी एक्स आप x प्लस डी डी एक्स आप y, तो आपको वैल्यू मिलेगा सेम, राइट। तो ये हो गया लीनियर ऑपरेटर। इसी तरीके से अगर आप चेक करोगे तो ये D2 जितने भी डिफरेंशिएशन के हैं ऑपरेटर वो सारे लीनियर होते हैं, तो ये भी हो गया, सेकंड ऑर्डर भी लीनियर होगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है स्क्वायर रूट, दूसरा है स्क्वायर। तो अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए अगर आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास 1 प्लस एक्स है, तो क्या एक्स स्क्वायर है मान लीजिए, तो क्या इसका रूट जो है आपको मिलेगा 1 का रूट प्लस एक्स स्क्वायर का रूट के सम के इक्वल होगा? आप चेक करके खुद ही बता सकते हो कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है। ऐसे ही स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। अच्छा मान लीजिए कोई फंक्शन है मेरे पास, तो सिंपल एक्स स्क्वायर वहां पर ऑपरेट करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर एक्चुअली ऑपरेटर है। तो अगर एक्स स्क्वायर को आप ऑपरेट करोगे किसी फंक्शन एफ एक्स प्लस जी वाई पे, हाँ तो ये आपका लीनियर होगा। देखिए किसी भी फंक्शन एफ एक्स प्लस जी वाई पे ऑपरेट होगा तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जी वाई, ये दोनों वैल्यू देगा, बिल्कुल देगा, आप चेक करके देख लो। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से सेम ही आएगी, क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू तो सेम ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सही होगा। तो आपका जो रूट होगा स्क्वायर रूट, ये आपका लीनियर ऑपरेटर नहीं होगा ओनली, ठीक है, दोनों नहीं, सिर्फ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो ये एक बार करेक्ट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ द डायमंड यूनिट सेल। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन कहीं भी रिपीट किया जा सकता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए डायमंड का जो यूनिट सेल होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। इसका जो लैटिस होता है वो FCC स्ट्रक्चर होता है। पहले तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये FCC है। इसके बाद यहाँ पर डायमंड में जो है टेट्राहेड्रल वायर्ड्स होते हैं। तो कितने टेट्राहेड्रल वायर्ड्स होते हैं? टेट्राहेड्रल वायर्ड्स होते हैं जो कि 8 होते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए कि FCC स्ट्रक्चर होता है और टेट्राहेड्रल वायर्ड्स होते हैं, जो कि यहाँ पर ये आप कैसे याद रखोगे कि टेट्राहेड्रल वायर्ड्स है। आप देखो डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 होता है, जबकि ग्रेफाइट का sp2 होता है। इसीलिए उसका मॉलिक्यूल क्या होता है? sp2 जो है प्लेनर होता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम पेंसिल से लिख पाते हैं, क्योंकि वो मतलब सीट, एक सीट रफ होता है, दूसरा रफ होता है, मतलब वो सिंपल हम सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम उससे इजीली जो है लिख पाते हैं, और वो काफी मतलब क्या बोलते हैं उसको, आसानी से टूट जाता है। जबकि डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये टेट्राहेड्रल साइड्स को कार्बन ऑक्युपाई करते हैं यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वायर्ड्स को ऑक्युपाई करते हैं। अब आइए बात, देखिए जो कार्बन है ये FCC में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। एक तो होगा कि कॉर्नर पे आपके प्रेजेंट रहेगा। आपको पता है ना FCC स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो एक बार नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये जो है क्यूब है आपका सिंपल, और ये आपका क्यूब कॉर्नर, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट एटम से दिखाता हूँ। ये कार्बन, ये कार्बन, मतलब ये आपको जितने कॉर्नर दिख रहे हैं ना, ये कॉर्नर सारे कार्बन के द्वारा ऑक्युपाई होते हैं। उसके बाद ये जो फेस के सेंटर हैं, जितने भी फेस के सेंटर हैं, ये सारे जो है फेस के सेंटर प्रेजेंट रहते हैं। मतलब एटम आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा प्लस जो भी फेस है फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो देखिए जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं वो कितने एटम को शेयर करते हैं? 1/8, क्योंकि पता है आपको कि 8 डायरेक्शन में ये जो है यूनिट सेल फॉर्म कर सकते हैं।
तो इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 8 इंटू 1/8, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस, देखो एफसीसी का जो एक फेस है ये 2 यूनिट सेल को कंसिस्ट कर सकता है, एक ऊपर जा सकता है तो ये एक नीचे रहेगा, तो हाफ का कंट्रीब्यूशन होता है, तो 6 फेस है तो इनका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो टोटल आया 3 + 1 4 आया, तो ये है क्या एफसीसी में 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। अब इसके बाद जो टेट्राहेड्रल साइड्स होते हैं, ठीक है, वो टोटल 8 है, ठीक है, टोटल टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने हैं 8 है यहाँ पर। अब 8 में से जो है कार्बन के द्वारा जो ऑक्युपाई किया जाता है वो अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट याद रखना, अल्टरनेट कार्बन एटम जो है टेट्राहेड्रल वाइड्स को ऑक्युपाई करता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स को कार्बन एटम ऑक्युपाई करता है, तो अल्टरनेट करेगा तो 8 में से 4 को ऑक्युपाई करेगा, राइट, तो 4 तो ये टेट्राहेड्रल वाइड्स के थ्रू ऑक्युपाई होते हैं, प्लस 4 ये जो है यूनिट सेल के कॉर्नर और फेस रिप्रेजेंट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो एटम हो गया वो कितने हो गए 8 हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 8 होगा। क्लियर है, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मैंने सिंपल ट्रिक आपको बता दिया इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, कहाँ से आपको पूछा गया है, देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोल रहा है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हाँ आप CH3 CO NaHCl एंड NaCl इतना आपको दिया हुआ है, राइट, देखिए ये दिया है, पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड कितना होगा। सिंपल है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको जो चीजें दी हुई हैं उसको आप नोट कर लीजिए, CH3 CO Na इसको डिसोसिएट करा दीजिए, तो ये CH3 CO- प्लस Na प्लस एक ये बन जाएगा, दूसरा आपका क्या बनेगा HCl है, HCl को डिसोसिएट करा दीजिए, ये H प्लस Cl माइनस बनेगा, तीसरा क्या है NaCl है, तो ये क्या होगा Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए इस तरीके से आपको अरेंज करना है कि आपको लास्ट में एसिटिक एसिड मिलना चाहिए, ठीक है, राइट साइड में, तो कैसे मिलेगा, तो ये देखो आपको CH3 CO माइनस दिख रहा है प्लस H प्लस दिख रहा है, अगर इन दोनों का जोड़ दो तो आपको एसिटिक एसिड दिख रहा है, यहाँ बन जाएगा। अब NaCl भी बनेगा तो इसको क्या करोगे घटाना होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये सिंपल Na प्लस Cl माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपको फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, उसमें से माइनस करना है थर्ड को, तो जस्ट ये कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, तो 91 प्लस 402 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, -126 कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, तो आंसर अराउंड 390 के आसपास आ रहा है, आप एक बार सॉल्व करके इसको जरूर देखिएगा, ठीक है, कितना आंसर आपका आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग 390 है। मैच द टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। अब देखिए कोलाइडल सिस्टम है, कोलाइडल सिस्टम में आप जानते हो कि जैसे सॉल्यूशन होता है ना, वैसे ही यहाँ कोलाइडल सिस्टम होता है, इसमें 2 फेज होते हैं, एक होता है जैसे वहां पर सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है, 2 चीजें होती हैं, ऐसे यहाँ पर भी 2 चीजें हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। तो जो डिस्पर्स फेज होता है ना, ये देखिए आप सॉल्यूट होता है, जबकि डिस्पर्सन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, तो डिस्पर्सन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट है। तो अब देखो सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जबकि सॉल्यूट क्या है कम अमाउंट में है, तो आपको यहाँ पर 2 चीजें दी गई हैं, देखो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड मैच करना है, तो यहाँ पर दे रहा है कि आपको क्या क्या दिया गया है और यहाँ पे बोल रहा है कि क्या क्या वहां पे फॉर्म हो रहा है। तो देखो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड है लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लिक्विड है लार्ज अमाउंट में, उसमें मिला दिया सॉलिड, तो देखो क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, थोड़ा सा सॉल्यूट जो है आप बहुत थोड़ा सा डालते हो, जैसे देखो वाटर में आप जब डालते हो ना NaCl तो थोड़ा सा सॉल्यूट डालते हो, तो वैसे ही थोड़ा सा सॉलिड डाल दिया तो लिक्विड की प्रॉपर्टी चेंज होगी क्या, नहीं, वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाएगा बस। आप अगर कोई चीज सॉलिड डालोगे तो जैसे एलोवेरा जेल है ना वैसे दिखता है, मतलब जैसे बालों में आप जेल लगाते हो, हाँ, तो ये सिंपल जेल टाइप का थोड़ा सा बन जाएगा, तो ये पहला का जो ऑप्शन होगा ये सी आपका मैच होगा। अच्छा दूसरा देखो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड मतलब सॉलिड है कोई बहुत सारा, उसमें जो है आप थोड़ा सा लिक्विड डाल रहे हो, हाँ, तो वो एक्चुअली वो क्या होगा वो भी थोड़ा सा ऐसे ही बनेगा, लेकिन वो जेल नहीं बनेगा, जेल मतलब वो है
लिक्विड में थोड़ा सा सॉलिड डाला गया, लेकिन सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड डालोगे तो थोड़ा सा सॉलिड मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा वो सॉफ्ट होगा, लेकिन ये इतना भी नहीं होगा कि वो पूरी प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद देखो लिक्विड इन लिक्विड, तो ये तो सब लोग जानते हैं भाई, सबके घर में पानी है, सबके घर में दूध है, दूध में पानी मिला दो, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, लिक्विड इन लिक्विड, और वो होता है इमल्सन। गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में मिलाया जाए। अब देखो लिक्विड को गैस में अगर मिलाओगे ना, जैसे परफ्यूम होता है डिओडेंड्रन, तो वो क्या होता है, लिक्विड होता है, जब आप उसको हिलाओ तो उसमें से मतलब ऐसा लगता है कि कोई लिक्विड है, लेकिन जैसे उसको आप प्रेस करते हो तो वहां से क्या होता है, गैस फॉर्म में निकलता है, तो वहां पर क्या है, गैस को लिक्विड फॉर्म में मतलब मिक्स किया जाता है। तो वो होता है फोम। हाँ, तो आपका आंसर जो मैच कर रहा है कौन कौन सा, पहले का सी, ठीक है, दूसरे का बी, तीसरे का डी, और लास्ट का ए। ठीक है, तो ये आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ये आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH 10। अब कई लोगों को ये क्वेश्चन देख के ही चक्कर आने लगा कि भाई ये कैसे होगा। यार देखो pH दिया है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो आप सब लोग जानते हो कि क्या होता है कि H प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है, ये क्या बनाता है, H2 बनाता है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल 1/2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया। अब ये तो आप सब लोग जानते हो कि यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए, तो बहुत ही इजी हो गया। ठीक है, तो सिंपल ई सेल बराबर क्या हो गया, E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, लॉग ऑफ देखो किसका, इसका कंसंट्रेशन H2 का, तो कोई भी गैसियस फॉर्म अगर है, ऑक्सीजन हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, अगर उनका एब्सोल्यूट एक्टिविटी देखेंगे तो वो 1 आता है। ठीक है, और H प्लस का कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, ये दे दिया। अब E0 आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 0 होता है, तो ये हो गया 0। तो ई सेल की जो वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है, वो कितना मिल गया, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब देखो log 1 माइनस log H प्लस, तो log 1 तो हो गया 0, माइनस log H प्लस आएगा। ठीक है, अब ये माइनस log H प्लस की जगह क्या लिख सकते हैं, pH, तो सिंपल माइनस 0.059 pH, ये हो गया आंसर। pH की वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 0.59 हो गया, तो आपका जो आंसर है वो सी आ गया। सही है ना, ठीक है, कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देखो आप, अब फॉर एन आइडियल सोल्यूशन विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। देखो अब ये चीजें जो है आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। हाँ, मतलब जब दो आइडियल गैस को मिक्स करते हैं तो उनके बीच में क्या क्या चेंजेस होता है, तो ये बोल रहा है। तो देखो डेल्टा एच मिक्सिंग, ये आप याद ही रखो यार, इंटर से ही पढ़ते आ रहे हो, डेल्टा एच मिक्सिंग होता है 0, डेल्टा भी मिक्सिंग होता है 0। क्यों, देखो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता नहीं है, मतलब जो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है V1, वही वॉल्यूम इसका भी है V2। सपोज ये V1 और V2 दोनों इक्वल हैं, तो V1 और V1 ले रहा हूं मैं। अब इसको मिक्स कर रहा हूं आप, तो अगर आइडियल गैस है तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम होगा दोनों का सम का भी, तो डेल्टा V मिक्सिंग 0 हो गया। डेल्टा एच मिक्सिंग कोई इंथैल्पी चेंज नहीं होता है, क्योंकि कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है, ठीक है, तो वो भी 0 हो गया। अब बचा डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा एस मिक्सिंग। तो डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, देखो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एस मिक्सिंग, ये दो चीजें आपको नहीं पता है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग होता है माइनस आर समेशन ओवर एन आई एल एन एक्स आई। ठीक है, अब डेल्टा एस मिक्सिंग मिल गया, डेल्टा एस मिक्सिंग 0 है, तो डेल्टा जी मिक्सिंग आप निकाल लोगे। ठीक है, तो माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो टी से, तो ये सिंपल आर टी समेशन ओवर एन आई एल एन एक्स आई, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पर ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन हो सकता है डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा एस मिक्सिंग से आपसे पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि रस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो रस्ट देखिए, ये तो किसी को भी याद नहीं होता है कि यार रस्ट किसका एग्जांपल है, ठीक, मतलब रस्ट किसका मिक्सचर है, ठीक है। तो ये मिक्सचर किसका है, तो अब आपके इसका कंपोनेंट को बताना है। तो मैंने ये विकिपीडिया से ये इंफॉर्मेशन लिया है कि रस्ट इज एन आयरन ऑक्साइड यूजफुल रोडॉक्स ब्राउन ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर मॉइस्चर। सेवरल फॉर्म ऑफ रस्ट आर डिस्टिंग्विशेबल बोथ विजुअल एंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमारा जो फॉर्मूला है, रस्ट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, तो ये दिया है Fe2O3 और आयरन ऑक्साइड, मतलब ये जैसे इसने लिया कि आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ले लिया और FeOH होल थ्राइस। तो देखिए यहाँ पर आपको Fe2O3 जो है यहाँ पर दिख रहा है प्लस FeOH होल थ्राइस यहाँ दिख रहा है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा याद रखने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी शोन बाय। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट किसके द्वारा सबसे ज्यादा दिखाया जाएगा। यहाँ पर 4 मेटल दिए गए हैं, सबसे ज्यादा जिसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनका क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, √n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। जिसके अंदर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो अब आप स्कैंडियम का कितना है 4s2 3d1, आयरन कितना है 4s1 4s2 3d6, कॉपर कितना है 4s2 3d7, निकल कितना है 4s2 3d8। एस को क्यों पहले लिख रहा हूं, देखो D1 है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, D6 है अगर मैं हाई स्पिन कंसीडर करूं तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। यहां पर देखो 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। यहां पर आप अगर कंसीडर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो सबसे ज्यादा आयरन में है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। अब आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर आपने स्प्लिटिंग क्यों लिया, तो देखो ये मैं स्प्लिटिंग नहीं ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसकी एनर्जी को कंसीडर कर रहा हूँ इक्विवेलेंट, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर स्प्लिटिंग को नहीं दिखाया है। ये सिंपल आपको बताया है कि फिलिंग 5 इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, वो डिपेंड करता है कि वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द ऑरेंज कलर ऑफ Cr2O72-। तो देखिए जब भी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको दिखे जहां पर मेटल बहुत ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2x - 14 = -2, तो x = कितना आया +6, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का जो है ये है 6, 4s1 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया पूरा का पूरा। क्रोमियम इस समय हाईली ऑक्सीडाइज स्टेट में है जहां से वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे नहीं सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो कहां से लेगा, कोई भी लिगेंड आकर के उसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर एक वीक लिगेंड होता है जो कि आकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो जो कलर आता है ये कौन सी किसके द्वारा आता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, हाँ। और अगर यहाँ पर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, लिगेंड आपका जो है थोड़ा सा न्यूट्रल होते हैं, तो वहां पर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर भी होता है, हाँ। मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जिनके पास मतलब पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होता है वो लोग शो करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आप तो ये तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा, टेट्राहेड्रल शो कर सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, नहीं। आप देखो 6 लिगेंड है, सॉरी यहाँ पर देखो NiCN4 2- बिल्कुल शो कर सकता है, लेकिन साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, निकिल D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D8 में मैंने अभी बोला आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 4s2 निकला है यहाँ पे, ठीक है। D8 में क्या होगा 1 2, अब देखो टेट्राहेड्रल बनाना है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3 4 5, उसके बाद 3 पेयर 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये पेयर हो जाते हैं, ठीक है। पता है ना हमको DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये।
इसके बाद FeCO6, ये तो होगा नहीं, 6 लिगेंड है। इसमें बचा यही ऑप्शन, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पर वीक लिगेंड है, Cl है, तो Cl क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करा पाता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है, तो ये टेट्राहेड्रल बनाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये क्या होता है रूल? रूल तो पता ही है आपको कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन शो करता है तो वो उसको फॉलो करता है, अगर उससे 18 से प्लस या माइनस होता है तो वो डेविएशन शो करता है। तो यही चीज यहाँ पे काउंट करना है आपको। देखो कॉपर क्या है, 4s1 3d10, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 प्लस 4 लिगेंड है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 8। और यहाँ पर देखो 3 नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, साइनाइड माइनस है, तो x - 4 = -3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ठीक है, तो 8 और 1 19 हो गया, 19 इलेक्ट्रॉन में से एक निकाल दिए, 18 हो गया, मतलब ये फॉलो कर रहा है। प्लेटिनम देखो 4s किस फैमिली का है, निकिल फैमिली का है, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस में, 10, और ये 8 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब क्या है 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो पैलेडियम 10 इलेक्ट्रॉन, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम प्लस 6 6 12, 12 में से कितना निकाला, +4, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है, तो कितना हो गया 12 + 10 कितना हो गया 22, 22 में से 4 गया 18, मतलब फॉलो कर रहा है। क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, कोबाल्ट कितना देगा, 6 लिगेंड है 12, तो कितने हो गए 18, तो ये फॉलो कर रहा है, मतलब बी ऑप्शन जो है आपका ये फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सॉलिड, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है सब। इन ए सॉलिड AB having the NaCl structure, A atom occupy the corner of the cubic unit cell. If the face centered atom along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of the solid. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपके लिए मैंने ये NaCl स्ट्रक्चर का जो है यहाँ पर मैंने ले लिया है फोटो। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ये Na है, ठीक है, ये जो है Na एटम है ब्लू वाला, और ये जो रेड वाले हैं ये सारे क्या है, Cl है। ठीक, तो अब देखो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, तो ये इरेजर का प्रॉब्लम है भाई, चलो आ जाओ। हाँ, अरे यार क्या हो रहा है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलो देखो, अब सबसे पहले देखो कि Na एटम कहाँ कहाँ को पाई है, तो कॉर्नर पे तो है ही, ठीक है, कॉर्नर पे है, प्लस उसके साथ कहाँ पे है, फेस सेंटर्ड पे भी है यार। ये देखो 1 2 3 4 5 6 फेस पे भी है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि FCC के लिए, मतलब अगर कॉर्नर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 × 1/8 प्लस 6 फेस पे है 1/2 कंट्रीब्यूशन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए, तो Na का 4 हो गया। और कहीं है क्या, नहीं है। उसके बाद Cl- का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, देखो ये है, यहाँ पर है, मतलब जितने एक्सिस है, मतलब एक्सिस का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो 4 होता है, क्योंकि 4 यूनिट सेल आपको बना सकते हो यहाँ से, एक ऊपर एक नीचे है ही ऑलरेडी, और एक राइट है एक लेफ्ट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो आप देखो 12 एटम है, तो 12 एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है ना ये कंट्रीब्यूशन जो है एटम का मतलब जो आपके एक्सिस पे एटम है उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो गया, तो टोटल आपके पास है 12 का कंट्रीब्यूशन 1/4 3 आया। प्लस आप एक चीज देखो कि ये सेंटर पर भी एक एटम प्रेजेंट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 आएगा, तो टोटल हो गया 4। तो अब अगर स्ट्रक्चर नॉर्मल होगा तो A4 B4, मतलब AB आएगा, राइट। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द फेस सेंटर्ड अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, ठीक है, ऑल द फेस सेंटर्ड, ठीक है, जितने भी फेस सेंटर्ड के एटम हैं, तो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो अगर 6 फेस सेंटर्ड के एटम है तो कितना हो जाएगा, उनका कंट्रीब्यूशन 3 पता ही है। तो अगर यहां पर आप देखो तो अब कितने नंबर ऑफ एटम्स उसके पास बचेंगे ये आपको देखना होगा, तो 1, और यहां पर क्या होगा आपका along one of the axis, ठीक है। तो देखिए along one of the axis बोल रहा है ना, फेस सेंटर एटम along one of the axis,
तो सपोज अगर ये एटम अगर आप रिमूव कर रहे हो तो यहां से आप एक फेस का एटम हटाओगे, दूसरा इस फेस का एटम हटाओगे, 2 एटम हटेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 4, ठीक है। 4 में से कितना हटेगा आपका, कंट्रीब्यूशन कितना है, 2 मतलब 2 फेस सेंटर है, इनका कंट्रीब्यूशन है आपका सिंपल कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 1, तो 3 4 - 1 3, तो आपका क्या होगा A3B4। तो ये जो है आपका मतलब मेरे ख्याल से इसका जो है ये स्ट्रक्चर इसका होगा पॉसिबल आपका, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ऑप्शन एक्चुअली दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं। तो ये देखिए डी ऑप्शन जो है इसका A3B4, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वंडरवॉल फोर्सेस इन द हैलोजन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो ये आप याद कर लो कि वंडरवॉल जो फोर्सेस होते हैं ना, ये सिंपल आपका जो है जितना ज्यादा साइज होता है उतना ज्यादा ही वंडरवॉल फोर्सेस उनके बीच में काम करते हैं, ठीक है। ये सिंपल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, साइज बढ़ने से बढ़ता है। तो I2 का सबसे ज्यादा होगा, Br2 होगा, फिर Cl2 होगा, फिर F2 होगा, राइट। इसके बाद देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 इज ए मिक्स्ड एनहाइड्राइड, ठीक है, बिकॉज तो ये N2O4 जो है इज ए मिक्सचर ऑफ, देखिए ये N2O जो 4 बनता है ना, N2O3 प्लस N2O5 इनका मिक्सचर होता है, हाँ। तो ये आपका जो है इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है कि ये एनहाइड्राइड है, तो इन दोनों का है, राइट। क्योंकि देखो N2O4 यहाँ पर बन जाता है और ये सिंपल यहाँ से N2O रिमूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अ मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन विल बी शोन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, तो इसका मतलब √3 है। √3 होने का मतलब म्यू की वैल्यू कितनी होगी, √n+2, मतलब ये n की वैल्यू 1 है। तो 1 जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही होगा। तो सबसे पहले अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना एग्जाम में, आप सारे ऑप्शन को मत चेक करो। अगर आपको कॉपर दिख रहा है कहीं तो ये देखो कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब क्या होगा 4s1 3d10 होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, D9 सिस्टम हुआ। D9 सिस्टम मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही आपका राइट आंसर होगा। सारे ऑप्शन को देखने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम ऑन हीटिंग विद द कार्बन इन द नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, ये आपका सिंपल पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। तो इसको जब हीट करते हैं तो एल्यूमिना को, ठीक है, तो एल्यूमिना के हीट का Al2O3 है स्ट्रक्चर इसका, इसको जब हीट करते हैं ना Al2O3 को कार्बन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, तो ये सिंपल एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है, ठीक है, और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव होती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ये एक बार आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि P4O10 हैज द शॉर्ट एंड लॉन्ग PO बॉन्ड, द नंबर ऑफ शॉर्ट PO बॉन्ड इन दिस कंपाउंड। तो देखिए P4O10 जो है ना, इसका स्ट्रक्चर आप जान लो सबसे पहले कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसे साइक्लोहेक्सेन होता है ना, साइक्लोहेक्सेन ये होता है कि यहाँ पर ये इस टाइप से बॉन्ड होता है, ठीक। तो ये हो गया फास्फोरस। अब यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, ये 4 होते हैं। इसके बाद इनके बीच में ऑक्सीजन के थ्रू ये कनेक्टेड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो इसके बाद भी यहाँ पर क्या होता है कि एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस से कनेक्ट होता है थ्रू ऑक्सीजन बॉन्ड, राइट। तो ये ऑक्सीजन के बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अगर ऑक्सीजन काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 4 शॉर्ट बॉन्ड है, 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड का लेंथ कम होता है जबकि सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होता है। तो नंबर ऑफ शॉर्ट PO बॉन्ड 4 होगा, राइट। ऐसे ही आपको P2O5 का भी स्ट्रक्चर पूछ सकता है, S, ठीक है। तो S3PO4 का स्ट्रक्चर, P2O5 का स्ट्रक्चर, ठीक है। जितने भी कॉमन कंपाउंड होते हैं इनका जो है ये लोग स्ट्रक्चर के बारे में उससे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये सब आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले
नए वीडियो की लेक्चर सीरीज में। थैंक यू सो मच।